हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, लगभग 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे की ये एक स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 19 फरवरी को, इट मींस कल। जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 20 फरवरी को एसएसटी का जो आपका फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के पेपर के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए, सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में। और बच्चों, ये जो हमारी 1 घंटे की वीडियो है ना, ये 1 घंटे की वीडियो इसी पेपर 4 के पार्ट 2 की रहेगी बच्चों। और पता है ये पार्ट 2 की वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, इस पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम 3-3 नंबर के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। 5-5 नंबर के जितने हमारे क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। 4-4 नंबर के जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है इनको जानेंगे। और फिर हिस्ट्री से 2 नंबर के मैप को जानेंगे, ज्योग्राफी से 3 नंबर के मैप को हम जानेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। अब आप सोचेंगे हैं सर ये पैटर्न तो थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये जो पेपर है ना बच्चों, आपको मैं जो मैं करा रहा हूं, ये 2024 और 25 के पैटर्न वाला है। देखो, वैसे भी ना हमें ज्यादा पैटर्न से वो नहीं है, हमें जरूरी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और सिलेबस के रिवीजन से। बाकी आपका जो नया पैटर्न है आपको मैं बता देता हूं, ये आपका नया पैटर्न है बच्चों। ठीक है, और इसी नए पैटर्न पर बेस्ड हम आपके लिए लाइव क्लास ले रहे हैं। जो वीडियोस आ रही हैं वो मैं आपको 24-25 के हिसाब से करवा रहा हूं, जो लाइव आते हैं वो हम नए के हिसाब से आते हैं, इस वाले सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो चलो बच्चों, क्या आप लोग रेडी हो इसी पेपर नंबर 4 के पार्ट 2 की वीडियो को समझने के लिए, जो कि कम से कम 1 घंटा या फिर यूं कहें कि 1.25 घंटे की बनेगी। ओके, तो रेडी हो बच्चों मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोग? देखो, आपकी ना मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना यहाँ पे वीडियो में, वो सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, चुनिंदा क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो एंड तक सेशन को जरूर देख लेना। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस 1 घंटे की वीडियो को, 1.25 घंटे की वीडियो को। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करेंगे। और आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे पिछली वीडियो थी हमारी पार्ट 1 की, उसके अंदर खंड का में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, और हर एक एमसीक्यू का आंसर बहुत अच्छे से करा रखा था। एमसीक्यू के अंदर आपको मैंने मिलान भी बहुत बढ़िया करवाए थे। ठीक है, और एक एक एमसीक्यू के अंदर से आपको मैंने 4-4, 5-5 एमसीक्यू की तैयारी करवाई थी। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने पार्ट 1 में दे रखी है। ठीक है, अगर आपको मैं और भी क्वेश्चन दिखाऊं यहाँ पे एमसीक्यू वाले, जो कि आपको मैंने पहले करवा रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख लो कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे आपको मैंने दी थी। ठीक है, तो चलो आज हम शुरुआत करेंगे अपने खंड गा की। उससे पहले आप देख लीजिए खंड खा के अंदर हमने 2 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन थे 4, इनको हमने समझा था अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो देख लेना। ठीक है, ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा पहला खंड और इस पेपर का खंड नंबर गा लघु उत्तरीय प्रश्न, वो यहां से शुरुआत हो जाता है, जिसके अंदर 3-3 नंबर के हमसे टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आप सभी बड़े ध्यान से वीडियो को देखें, जो क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा उसके आंसर को बड़े ध्यान से समझें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए यहां पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कहा गया है कि जो रूस है यानी कि रशिया, ठीक है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। यानी कि आपको क्या बताना है, जो आज के टाइम पे रूस है, ठीक है, इस रूस के 1905 से पहले की स्थिति कैसी थी, इस देश में सामाजिक स्थिति क्या थी 1905 से पहले, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यहां पे इसके बारे में हमें बताना है। रूस में 1905 से पहले तो कैसी थी बच्चों, तो देखो 1905 से पहले रूस में असमानता फैली हुई थी। रूस में जो गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जो कमजोर लोग थे, उनका शोषण का माहौल था। ठीक है, एक तरीके से ये मान लो कि रूस में रहने वाली जो जनता थी ना, वो बहुत ही कठिन हालातों से गुजर रही थी।
अब जिसमें सबसे पहले सामाजिक हालात की बात कर लें तो रूस के समाज में जो गांव थे और शहरों के मजदूर थे, इन सभी में अभिजात वर्ग और चर्च, इसके बीच में बहुत बड़ा फासला था। यानी कि रूस के समाज ना दो तरीके से बटे हुए थे। एक तरफ तो गांव के लोग थे, मजदूर लोग थे, ठीक है, गरीब लोग थे, तो वहीं दूसरी ओर अभिजात वर्ग, चर्च और बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले अमीर लोग थे। ठीक है, तो सामाजिक हालात ऐसी थी, बहुत ही गहरी असमानता थी। बात करें आर्थिक हालात की तो रूस में ना 1905 से पहले लगभग 85% लोग, रूस की जनसंख्या के मान लीजिए अगर 100 लोग हैं ना रूस में, 100 लोग, तो उसमें से 85 लोग जो है ना वो कृषि कार्यों में लगे हुए थे। ठीक है, जबकि कारखानों से होने वाला लाभ केवल मालिकों के पास था। यानी कि जो फैक्ट्रियां थी ना उसका लाभ किसको मिल रहा था? केवल मालिकों को, जो उसके मालिक थे, बस। ठीक है, तीसरी हालत है राजनीतिक हालात। कैसे? मजदूरों, भूमिहीन किसान और महिलाओं को शासन में भागीदारी का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि रूस में जो है ना, जो मजदूर हुआ करते थे और ऐसे किसान जिनके पास में अपनी जमीन नहीं थी और साथ ही महिलाएं, इन्हें 1905 से पहले वहां की सत्ता में, शासन में भागीदारी लेने का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसे हालात थे 1905 से पहले रूस के। ठीक है, जो कि बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि अच्छे नहीं थे। ठीक, चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि हिंदी में तो आपको मैं समझाता ही चलूंगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे मैं दिखा जरूर दूंगा। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से ढंग से समझना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लें अपने आप से। ठीक है, क्योंकि स्पेशली हम हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको आंसर हम जरूर दिखा देते हैं ताकि आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? हाउ वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ रशिया बिफोर 1905? ठीक है, तो 1905 से पहले सोशल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी और पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है पॉलिटिकल साइंस से, यानी कि राजनीतिक विज्ञान से बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे देश को, हमारे नागरिकों को आखिर संविधान क्यों आवश्यक है? या फिर ये कह लें कि किसी भी देश के लिए, जैसे मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं, तो भारतीय देश को आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर एक संविधान क्यों चाहिए? तो बच्चों संविधान की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्यों है बच्चों? देखो, अगर हमें किसी भी देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना है और उसके कार्य को तय करना है तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती ही है। अब कैसे भाई लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में हम अपने मत, अपने वोट का उपयोग करके सरकार को चुनते हैं। तो इससे क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है और इससे ही उसके कार्य भी तय होते हैं। इसके अलावा सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, अर्थात देखो हमारे संविधान ने शक्तियों का बंटवारा 3 तरीकों में कर रखा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, एक तो है विधायिका, ठीक है, फिर एक है कार्यपालिका, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, है ना, विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरी है बच्चों न्यायपालिका। तो इन सभी के अलग अलग कार्य क्षेत्र तय करने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा सरकार जो है ना, जो सरकार हमने बनाई है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, उसको रोकने के लिए भी हमें संविधान चाहिए, निर्माण के लिए भी और शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके इसके लिए भी, और साथ ही नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, है ना, तो इन अधिकारों को एकदम सिक्योरिटी मिले, ये सुरक्षित रहें, इसके लिए भी जरूरी है। और हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे देश के गठन के लिए, एक मजबूत, एक स्वतंत्र समाज के गठन के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके बारे में सारी बातें लिख सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश मीडियम में यहां से पढ़ लीजिए कि व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी? तो आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए बच्चों? तो आपके सामने ये 5 पॉइंट आ जाते हैं जिसे आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तो पढ़ाई होती है। चलो, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ये है ज्योग्राफी से संबंधित। 27 में पूछा गया है हिमाचल हिमालय की 3 विशेषताएं बताइए, अथवा झीलें मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताइए। तो सिंपल सा,
या तो आप बताओ कि भाई जो हिमाचल हिमालय है इसकी 3 विशेषताएं, या फिर झीलें जो हैं ये मानव के लिए क्यों जरूरी हैं। तो पता है मुझे क्या लगता है, 99% बच्चे कौन सा आंसर लिखेंगे, झीलें क्यों जरूरी हैं मानव के लिए। अगर सोचो ये क्वेश्चन ना आके ये आ जाए फिर क्या करोगे आप, है ना। तो इसीलिए मैं आपको दोनों आंसर बताऊंगा, बस आप बड़े ध्यान से सुने। तो सबसे पहले हिमाचल हिमालय की 3 विशेषताएं। तो 3 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, हिमाचल हिमालय इन श्रृंखलाओं का जो निर्माण है मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यानी कि ये जो श्रृंखलाएं बनी है ना हिमाचल हिमालय की, ये कैसे बनी है, संपीड़ित और जो परिवर्तित शैल है इनसे बनी है। ठीक है, इनकी ऊंचाई बच्चों तकरीबन 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच है और चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं भी हैं, जैसे कि पीर पंजाल जो कि सबसे लंबी है, ठीक है, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी इसकी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियां भी इसी में स्थित है। ठीक है, तो हिमाचल हिमालय की क्या क्या विशेषताएं बताओगे बच्चों। पहले आप बता दें कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तकरीबन 3700 से 4500 मीटर के बीच की है। चौड़ाई कितनी है, तो तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास की है। और सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो पीर पंजाल है इसकी। ये आ सकता है एमसीक्यू में बच्चों, याद रखें कि हिमाचल हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, पीर पंजाल है। ठीक है, और ये चीज़ें हैं कश्मीर की घाटी और ये सारी चीज़ें ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब इसी में अथवा में जब हमसे पूछा गया कि आखिर जो झीलें हैं बच्चों ये मानव के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा आप सभी बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं बच्चों कि मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, मीठे पानी की झील का नाम, ठीक है, मीठे पानी की झील का आपको नाम और उसका राज्य बताना है। ठीक है, मीठे पानी की जो झील है उसका नाम क्या है और वो किस राज्य में। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उस बच्चे कमेंट को मैं कोशिश करूंगा पिन कर दूं और साथ ही हार्ट भी दूंगा। तो मीठे पानी की झील का नाम क्या है बताओ सारे बच्चों, और किस राज्य में ये भी बताओ, जल्दी बताओ मुझे ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को पता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ओके, तो देखो अब झीलें मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि देखो जो छोटी छोटी झीलें होती हैं ना ये नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायक होती हैं। ठीक है, यानी कि नदी का जो बहाव है वो एकदम स्टेबल लेवल के हिसाब से चलता रहे चलता रहे चलता रहे, उसके लिए ये सहायक होती हैं। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकते हैं। कई बार होता है ना कि नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये झीलें जो होती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक नदी है। ठीक है, अब इस नदी में हमें एग्जाम्पल के लिए नॉर्मली नदी के लेवल के हिसाब से 100 लीटर पानी इसमें होना चाहिए जिससे कि बाढ़ वगैरह नहीं लगी, आसानी से चलेगी। लेकिन जब वर्षा हुई तो इसमें पानी हो गया मान लीजिए 150 लीटर। तो अब इसमें जो एक्स्ट्रा ये 50-40 लीटर पानी हो गया ना, तो जो झीलें होंगी ना, झीलें वो इस पानी को अपने अंदर ले लेंगी, जिससे क्या होगा कि इसका ये 40 से 50 लीटर पानी इस झील में आ जाएगा। तो ये ना तो बाढ़ ला पाएंगी कहीं पे भी, ना ही तो नुकसान कर पाएंगी, है ना। ये चीज़ें होती हैं। और कई बार होता है कि सूखा पड़ जाए, मान लीजिए इस नदी में सूखा पड़ गया तो ये जो स्टोर हुआ था ना पानी झील में 40-50 लीटर, ये पानी नदी के बहाव को संतुलित कर देगा। तो क्या होता है, इससे एक तो बाढ़ भी रुक जाती है, ठीक है, और साथ ही सूखा भी रुक जाता है, सूखे में राहत पहुंचाती हैं झीलें। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों। ठीक, इसके अलावा देखो जो झीलें होती हैं इनके पानी से हम बिजली भी बना सकते हैं। झीलें जो होती हैं ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को भी सामान्य रखती हैं और साथ ही जो जलीय परितंत्र हैं यानी कि जलीय जीव जो होते हैं ना उनको भी संतुलित बनाए रखती हैं। और बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं, जैसे कि कश्मीर में बहुत सारी लेक्स हैं, झीलें हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। तो अब मेरे हिसाब से बच्चों जहाँ तक मुझे लगता है ये वाला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं सारे बच्चे कि ये आपको समझ में ढंग से आया कि नहीं। देखो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक 9वीं का बच्चा कैसे समझ सकता है उस हिसाब से आपको समझाऊं। ठीक, चलो अब देखते हैं इसके अथवा में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसको वो देखें। टेल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमाचल हिमालय। तो इसकी क्या 3 विशेषता हैं आप यहाँ से पढ़ें। फिर वाई आर लेक्स इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, तो लेक्स क्यों हैं ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये हैं सारी बातें जिससे आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों
अब है क्वेश्चन नंबर 28। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझें। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के समक्ष क्या क्या चुनौतियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से ये समझें कि आखिर चुनाव क्या होता है। देखो बच्चों, चुनाव क्या है? दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक देश में वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम आम लोग अपने ऊपर शासन करने वाले नेता का चुनाव एक मत के द्वारा करते हैं, उसे चुनाव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो चुनाव है ये स्वतंत्र हो सके, निष्पक्ष हो सके, इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं? तो भाई इसके समक्ष कई चुनौतियां आती हैं। सबसे पहली, जो अमीर उम्मीदवार होते हैं या फिर अमीर दल होते हैं, इनके द्वारा गलत तरीके से चुनाव जीतना। कई बार पता है क्या होता है, जैसे चुनाव होता है ना, तो वो जो वोटिंग मशीन होती है ना, उसमें गलत तरीके से कुछ भी छेड़छाड़ कर देना, ठीक है, या फिर पैसे दे दे के वोटों को खरीदना। तो ये एक चुनौती है हमारे चुनाव में। ठीक है, साथ ही जिसके ऊपर कोई भी केस दर्ज है, यानी कि जिसने आपराधिक मामला किसी के ऊपर है, तो उसको भी टिकट दे देते हैं पैसे के चक्कर में। तो ऐसे में ये टिकट नहीं दी जानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। तो ये दो समस्याएं हो गई। तीसरी समस्या ये है कि चुनाव में जनता के समक्ष उम्मीदवारों के ढंग के विकल्प प्रस्तुत करना। यानी कि देखो, चुनाव में क्या होता है कि जनता के सामने 2 विकल्प, 5 विकल्प, 10 विकल्प होते हैं, जैसे वो समझ ही नहीं पाते कि किसको दें किसको नहीं। तो इसीलिए उनके नाम, चुनाव चिन्ह, उनकी पार्टी का जो भी है, सारी चीज़ें एक ही साथ हों, जिससे कि हम चुन सकें कि हमें किसे वोट देना है। इसके अलावा बड़ी पार्टी के द्वारा छोटे दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को परेशान करना। कई बार पता है क्या होता है, जैसे कोई पार्टी बहुत बड़ी है जिसका दबदबा है, तो वो क्या करते हैं, जो छोटे दल होते हैं, छोटी पार्टी होती है, उसको परेशान करते हैं। अरे तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, अगर लड़ोगे तो देख लेना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका, है ना। तो कुछ ऐसे ऐसे तरीकों से वो परेशान करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। इसके अलावा चुनौती एक ये है कि वोट जो है ना वो खरीदे जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा गांव में शराब बांट के वोट खरीद लिए। ठीक है, 1000 रुपये दे के वोट खरीद लिए, एक किसी को 1000 रुपये दे दिए, किसी को 500 दे दिए, तो वोट अपने पक्ष में डलवा दिए, है ना। तो ऐसी चुनौतियां भी हैं, वोट खरीद की रोक रखना, ये चीज़ें। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देखें कि व्हाट आर चैलेंजेस बिफोर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो क्या होती हैं बच्चों, आप यहाँ से पढ़ लीजिए इसके बारे में। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन है 3 नंबर का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन है बच्चों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण स्वरोजगार योजना का वर्णन करें। यानी कि 2 योजनाएं हैं, एक तो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और दूसरी है ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो देखते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह योजना कब शुरू हुई थी? 1933 में। क्या था इसका मेन काम? इसका काम था, यह प्रायोजन ग्रामीण और छोटे शहरों में जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, इनके स्वरोजगार हेतु अवसर को सृजित करना। यानी कि चाहे गांव हो या फिर छोटे छोटे शहर हो, तो यहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, तो वो स्वयं अपना काम कैसे कर सकें, स्वरोजगार के अवसर को सृजित करना। इसके अलावा लघु व्यवसाय उद्योग स्थापित करने में सहायता करना, यानी कि छोटे छोटे जो व्यवसाय, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे रोजगार, इनको स्थापित करना, ये इसका काम था। फिर आया अगला 2 साल के बाद में ग्रामीण स्वरोजगार यानी कि स्वर्ण जयंती योजना, जो कि 1995 में आई। तो इसने क्या किया, यह प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और छोटे छोटे नगरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था। दरअसल जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था इस स्वर्ण जयंती योजना में, ग्रामीण स्वरोजगार योजना में। कितने? 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, प्लीज रीड आउट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गोल्डन जुबली स्कीम क्या है, इसके बारे में यहाँ से पढ़ें। ठीक है, सारी बातें लिखी हुई हैं। ओके, तो इस तरीके से खंड नंबर सी के अंदर से
3 नंबर के जो हमारे 5 प्रश्न थे, इन सभी को हमने विद इन 22 मिनट्स बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे सेक्शन डी को, जिसमें हमारे 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों, तैयार हो आप सभी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो का खंड घ, ठीक है, और पेपर का चौथा खंड दीर्घ प्रश्न का, वो यहाँ से हमारा शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है सारी चीजों के बारे में। तो क्वेश्चन 30 का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है वर्षाय की संधि क्या थी तथा इसकी शर्तें लिखिए। ठीक है, और साथ ही ये भी बताइए कि वर्षाय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी। बच्चों, यहाँ पे 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूं। कौन कौन से? पहले बताऊंगा वर्षाय की संधि है क्या, ठीक है, और इस संधि की शर्तें क्या थी। उसके बाद जब 1919 में ये संधि आई, ठीक है, वर्षाय की संधि आई, तो इसी संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। अब क्यों? तो उसके कारणों को भी समझेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से आप सारे बच्चे प्यार से समझें, बहुत ही ध्यान से। देखो हुआ क्या था, आपको मैं थोड़ी भूमिका बना दूं कि जब पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है, जो कि 1914 से लेके 1918 तक चला था। इस वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मनी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, जर्मनी हार गई, तो 1914 में ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया। और इसी के बाद 1919 में आती है ये वर्षाय की संधि। तो अब ध्यान से सुनो, वर्षाय की संधि जून 1919 में वर्षाय की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें जो जर्मनी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हार गई थी, इसके ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी। अब वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त, इस वर्ल्ड वॉर में जो भी क्षति हुई, जो भी हानि हुई, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराएगा। यानी कि इस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जितनी भी हानि हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार ठहराया गया जर्मनी को। ठीक है, दूसरा, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा। यानी कि एक तो नुकसान का जिम्मेदार ठहरा दिया जर्मनी को, और साथ ही ये कहा कि इस नुकसान की जो भरपाई है वो भी जर्मनी करेगी। और कितना कितना कर्जा थोपा गया इस पे? 6 अरब पाउंड का। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, इसमें 10% की आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार, इन सभी को मित्र राष्ट्रों ने अपने आपस में बांट लिया। यानी कि एक तो जिम्मेदार नुकसान का ठहरा दिया जर्मनी को, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी, उस पर जुर्माना लगा दिया इतना सारा। और तीसरी, जो उपनिवेश थे इन सभी को इन जो मित्र राष्ट्र थे इनने अपने आपस में ही बांट लिया। तो इतना कमजोर कर दिया इन्होंने जर्मनी को। ठीक है, और साथ ही जर्मनी को कमजोर करने के लिए इन्होंने उनकी सेना भी भंग कर दी, जर्मनी की सेना तक को खत्म कर दिया इन्होंने। और इतना ही नहीं, जर्मनी के निजी संसाधन वाले राइलैंड को भी मित्र ने अपने कब्जे में ले लिया। जो निजी संसाधन था राइलैंड, इसको भी जर्मनी से हटा के अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इतनी सभी शर्तें थोपी गई थी जर्मनी पे। ठीक है, और यही कारण बनता है, मतलब जो वर्षाय की संधि है, यही कारण बनती है द्वितीय विश्व युद्ध का। कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, प्रथम जब विश्व युद्ध का अंत हुआ, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ये युद्ध सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पराजित राज्य जर्मनी पर जब अपमानजनक वर्षाय की संधियां थोपी गईं, ठीक है, तो जर्मनी ने कहा कि चलो ठीक है, वो मुकाबला तो कर नहीं पाई मित्र राष्ट्रों का, इसीलिए हार गई थी, संधियां शर्तें थोप दी गई। लेकिन जो ये मित्र विजित राष्ट्र थे, ठीक है, मित्र राष्ट्र, इनकी आशाएं पूरी नहीं हो पाई। तो इन्होंने क्या किया? जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया, राइलैंड पर मित्र राष्ट्र ने कब्जा कर लिया, और एक दूसरा युद्ध उनकी आशाओं को पूरा कर सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया? ये वर्षाय की संधि जर्मनी पे थोपी, अपमानजनक शर्तें थोपी। ठीक है, फिर भी जो मित्र राष्ट्र थे उनकी आशाएं पूरी नहीं हो पाई, उनका लालच पूरा नहीं हो पाया, और इसीलिए यही कारण बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों वर्षाय की संधि के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब अथवा में क्वेश्चन देखें क्या कहा गया है। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ के गई। सिंपल सा क्या बताना है बच्चों कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसकी विरासत क्या है, इसके बारे में आओ बच्चों इसको भी समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत 19वीं और 20वीं शताब्दी के लिए पहली विरासत है बच्चों स्वतंत्रता का विचार, यानी कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, इसके अंतर्गत मानव अधिकारों की घोषणा से स्वतंत्रता का महत्व बढ़ा और लोगों ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अर्थात देखो, जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, लोगों को अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता का महत्व पता चल गया था, ठीक है, तो इससे उसका महत्व बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी लिबर्टी की, फ्रीडम की, और साथ ही लोगों ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया। तो स्वतंत्रता का विचार पूरे विश्व के लिए एक विरासत रहा। दूसरी विरासत है समानता का सिद्धांत। कैसे? इस रेवोल्यूशन में, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में सभी को कानून के समान अधिकार मिले और स्त्रियों ने भी समान अधिकारों की मांग की। तो समानता का सिद्धांत एक विरासत रहा। फिर यहाँ पे तीसरा आता है बच्चों बंधुत्व की भावना। अर्थात इस क्रांति ने फ्रांस और अन्य देशों में एकता और सामूहिकता संघर्ष की भावना उत्पन्न करी। बंधुत्व की भावना का मतलब क्या हो गया कि पूरे फ्रांस ने और अन्य देशों ने एक साथ मिलकर एक समूह बनाकर संघर्ष किया था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो कि बंधुत्व की भावना को विकसित करता है। ठीक, फिर चौथा पॉइंट है बच्चों प्रजातांत्रिक विचार। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस में जो सामंतवाद था, ठीक है, जिसमें सारी पावर किसके हाथ में थी, 3 स्टेट के हाथ में, मतलब जो प्रथम स्टेट थे, द्वितीय स्टेट थे, इनके हाथ में थी। तो इस सामंतवाद को खत्म करके प्रजातंत्र का आरंभ हुआ, दास प्रथा खत्म हुई, वर्ग भेद खत्म कर दिए गए और समाज समानता पर आधारित हुआ, और इसी से जन्मा प्रजातंत्र का विचार जो कि विरासत है। पांचवा सामंतवाद का अंत। सामंतों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उन्हें भी सामान्य करदाताओं की तरह समान अधिकार दिए गए, तो इससे सामंतवाद का अंत, ये भी एक इसकी विरासत है। ठीक है, तो अब आपसे पेपर में अगर प्रश्न पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या है, तो क्या बताएंगे? स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार, बंधुत्व की भावना, प्रजातांत्रिक विचार और सामंतवाद का अंत, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहां से पढ़ें कि व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड राइट इट्स कंडीशंस, ऑल्सो टेल व्हाई द ट्रीटी बिकम द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहले ये ट्रीटी थी क्या, ठीक है, और कौन कौन सी अपमानजनक शर्तें थोपी गई जर्मनी के ऊपर, ये देखें, और यही ट्रीटी क्यों रीजन बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो भी यहां से पढ़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट लेगेसी डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीव फॉर द वर्ल्ड ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। तो कौन कौन सी लेगेसी छोड़ के गई है बच्चों? द आइडिया ऑफ फ्रीडम, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। ओके, चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 31। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन ये है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहकारी समिति की भूमिका की व्याख्या करें। यानी कि हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो सहकारी समिति है, इसकी भूमिका क्या होती है। तो आओ बच्चों समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। बहुत ही छोटा प्रश्न है और बहुत ही आसान तरीके से और इंपॉर्टेंट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, देखो, जो सहकारी समिति होती है ये क्या करती है? ये गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण के लिए कम कीमतों की दुकानें खोलती है। तो ये जो सहकारी समिति होती है क्या करती है बच्चों? जो गरीब लोग हैं, जो खाना जल्दी खरीद नहीं पाते हैं, खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं, तो उनमें खाद्यान्न के वितरण के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। दूसरा, ये सहकारी समिति समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यानी कि चाहे पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, ठीक है, और चाहे पिछड़ा हो या फिर जैसा भी हो समाज का, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा कम उपजाऊ भूमि को
कृषि क्षेत्र में लाने के लिए कदम उठाए गए, यानी कि ऐसी भूमि जो कि खाली पड़ी हुई है, कम उपजाऊ है, उसको भी कृषि क्षेत्र में लाने के लिए कदम उठाती है ताकि इन्हें और भी ज़्यादा खाद्यान्न मिल सके। इसके अलावा अनाज बैंक की सीपीना सहकारी समितियों के सचिव के कारण ही संभव हो पाई, यानी कि देखो अनाज बैंक की सीपीना ने स्थापना बेसिकली, ठीक है, अनाज बैंकों की जो स्थापना है, जो मिल्स होती है ना अनाज मिल, उनकी स्थापना भी इन्हीं समितियों की वजह से हो पाई। हालांकि इन्होंने की नहीं है, लेकिन इनकी मांग के द्वारा ही संभव हो पाया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा ये समितियां जो होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम फैलाती हैं और कौशल विकास में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये विशेषता है बच्चों एक सहकारी समिति की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो समझ गए प्यारे बच्चों। अब समझाते हैं आपको एक बहुत बड़ा प्रश्न, और ये प्रश्न जो है ना, जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, इससे 3-3 नंबर के आपके निकलेंगे कम से कम 4 क्वेश्चन, और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के भी 4 क्वेश्चन। बड़े ध्यान से आप समझें, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है? भारत की आजादी के बाद वर्तमान समय तक विद्यालयी शिक्षा के विकास में आए बदलाव और उनकी चुनौतियों का वर्णन करें। ध्यान से समझ लें आप। जब भारत 1947 को आजाद हुआ, ठीक है, और वर्तमान समय यानी कि 2025 तक विद्यालय की शिक्षा के विकास में क्या क्या बदलाव आए हैं और उन बदलावों में कौन सी चुनौतियां सामने आई हैं, ये भी बताइए, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से आप समझें इसको। देखो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? शिक्षा पर जो व्यय है इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है और कैसे विकास हुआ इसके बारे में। तो देखो, शिक्षा पर बढ़ता व्यय और संरचनात्मक सुधार। हम एक थोड़ा सा ना आइडिया लेते हैं, रफ आइडिया। जैसे हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इसके बाद सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आती है बच्चों 1951 में, ठीक है। कब आती है? 1951 में, ठीक है। और इसमें जो शिक्षा के लिए पैसा दिया गया था वो था 51 करोड़ रुपए। कितना? 51 करोड़। लेकिन 2020 और 21 की जो पंचवर्षीय योजना आई, इस पे एजुकेशन पे खर्चा किया गया 99,300 करोड़। मान लीजिए मोटा मोटा देखा जाए तो कितना, 1 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। वहीं फिर 2020-21 में यह बजटीय अनुमान घटकर 2.8% हो गया। इससे साक्षरता दर जो 1951 में मात्र 18% थी, वो 2018 में 85% हो गई। यानी कि लोग जो 1951 में अगर 1000 हैं, वो सिर्फ 18 ही पढ़ सकते थे, 18 को ही एजुकेशन थी, वो 2018 में 850 लोगों तक पहुंच चुकी थी, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ था बच्चों? क्योंकि पैसा भी बहुत खर्च किया गया, ठीक है। अब यहीं पे हम आगे को डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चों, अब बात करते हैं कि साक्षरता में सुधार। तो साक्षरता में सुधार कैसे? लैंगिक असमानता, अर्थात पुरुषों की जो साक्षरता दर है ये महिलाओं से 16% अधिक है। यानी कि देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं के बीच में साक्षरता दर कितनी डिफरेंस है? 16%। क्षेत्रीय अंतर भी है साक्षरता में। कैसे? जो गांव के लोग हैं उनमें थोड़ी कम साक्षरता है, जबकि नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर अधिक है, तकरीबन 14.5। फिर राज्यों में भी अंतर है। जैसे केरल में साक्षरता दर है 94%, यानी कि केरल में अगर 1 लाख लोग हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो टोटल 940 लोगों के पास में मतलब 940 लोग एजुकेटेड हैं। जबकि बिहार में केवल 62% ही एजुकेशन मिली है, ठीक है। तो साक्षरता दर में भी सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अब बारी आती है विभिन्न प्रकार की एजुकेशन पे किया गया विस्तार। जैसे प्राथमिक शिक्षा में विस्तार, फिर उच्च शिक्षा में विस्तार, और फिर शिक्षा के लिए चुनौतियां। तो पहले बात करेंगे बच्चों प्राथमिक शिक्षा में विस्तार। देखो तकरीबन वर्ष 2019 और 2020 के भारत में तकरीबन 7,78,000 या फिर 7,80,000 के आसपास गांव में जो प्राथमिक विद्यालय थे ये खोले गए, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का समयबद्ध प्रयास शुरू हुआ इसी के तहत, ठीक है, 19-20 के आसपास। फिर सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर
ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए जिससे कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाए जा सके। इसके अलावा मिड डे मील योजना यानी कि दोपहर भोजन योजना, बच्चों की उपस्थिति और पोषण में सुधार के लिए भी ये कदम यहाँ पे उठाए गए। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा को कैसे विस्तार किया गया बच्चों? सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सेतु पाठ्यक्रम, ठीक है, स्कूल लौटो शिविर, मिड डे मील योजना, इन सभी के हिसाब से। फिर आती है हायर एजुकेशन में क्या प्रगति हो रही है। तो हायर एजुकेशन में अगर देखा जाए तो 2018 में जहां उच्च शिक्षा 18 से 23 आयु वर्ग के नामांकन की दर 27% थी, जो कि वैश्विक औसत में 26% के आसपास है। 1951 से 2019 से 20 के बीच विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा का उपयोग बढ़ता गया है। ये चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अब समझ में ये हमें लाना है कि इन सभी को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में चुनौतियां क्या क्या आई हैं। तो पहली चुनौती, निम्न स्तर की शिक्षा और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर। यानी कि चुनौती क्या है? एक तो कई जगह ऐसी हैं जहां पे शिक्षा बहुत ही निम्न है, यानी कि शिक्षा का जो लेवल है बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत ही कम शिक्षा दी जाती है, बहुत ही अच्छी नहीं है। और साथ ही लोग पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलनी है, सिक्योर नहीं है, तो इसीलिए छोड़ देते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है, व्यावसायीकरण पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, ये भी चुनौती है। इसके अलावा औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का अभिसरण है। ये सब चुनौतियां यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको सारी बातें यहाँ पे बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आ गई होंगी। पहले आपने समझा शिक्षा पर व्यय कैसे बढ़ा, फिर साक्षरता दर में सुधार कैसे आया, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार कैसे हुआ, उच्च शिक्षा में प्रगति कैसे हुई और शिक्षा की गुणवत्ता में चुनौतियां। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखें बच्चों कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इसके बारे में आप सारी बातें यहाँ से पढ़ें, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखिए कि इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन। एक सेकंड सर, क्वेश्चन तो बता दो। ये रहा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंजेस एंड चैलेंजेस in the development of school education after the independence of Indian till present। ठीक है, तो रिफॉर्म्स के लिए क्या यहाँ पे एक्सपेंडिचर था, फिर इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट, फिर एक्सपेंशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे हायर एजुकेशन के बारे में यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों अपने ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 32 क्या कहता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। अर्थात आपने सुना है कि भारत में ठंडी, गर्मी, मानसून, वर्षा, शीत, वसंत, ये सब आता है। तो आखिर में वो कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से भारत की जलवायु पर ऐसे ऐसे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बार मैं अंडरलाइन करूँ सारी चीज़ों को, फिर आपको समझाता हूँ। देखो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारक है बच्चों अक्षांश। अक्षांश क्यों है बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी कोई देश विषुवत रेखा के ऊपर जाएगा तो उतनी ही ठंडी जलवायु होगी। ठीक है, तो अक्षांश क्या करता है, जब भी कोई देश इस विषुवत रेखा के ऊपर जाएगा तो उसकी जलवायु जितना ऊपर जाएगा उतनी ठंडी होती जाएगी। जो पृथ्वी की वक्रता, यानी कि पृथ्वी जो है ना चपटे आकार की, गोल नहीं है पूरी तरीके से, हालांकि यहाँ पे गोल कहा गया है। इसके कारण जैसे जैसे विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे ही सौर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अर्थात देखो ये पृथ्वी है हमारी, ध्यान से देख लेना। ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये है पृथ्वी। तो ये एक है विषुवत वृत्त, ठीक है ना, ये क्या है, विषुवत वृत्त एक रेखा है। अब इस रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो जब हम इधर से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से इन ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही वैसे जलवायु जो है वो कैसी होती जाती है, कोल्ड होती जाती है। ठीक है, तो जब भारत की स्थिति ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगती है तो ठंडी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब ये विषुवत वृत्त के आसपास होती है तो ठंडी कम होती है। ये चीज़ें हैं।
इसके अलावा बच्चों देशांतर, जैसे कि नाम से पता चलता है देश अंतर, अर्थात जितना हम ऊंचाई की ओर जाएंगे उतनी ही ठंडी जलवायु होगी। यानी कि जब हम ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो ठंडी उतनी ही जलवायु होगी, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडल की सांद्रता और तापमान घटते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं बच्चों, जो हमारी वायुमंडल है ना, उसमें 4 तरीके की लेयर है, समताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, इस तरीके से, है ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। अब आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आप हिमालय की तरफ जाते हैं, ठीक है, हिमालय की तरफ जाते हैं या जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़े भारत के ऊपरी इलाके हैं, तो यहाँ पे ठंडी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देशांतर है। तीसरा है समुद्र से दूरी, जितना दूर कोई भी स्थान समुद्र से होगा उतनी ही विषम जलवायु वहां की होगी। दूरी के साथ समुद्र का माध्यम प्रभाव जल समीर घटता है। अर्थात देखो ध्यान से समझो, आपको मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे हमारा भारत है, ठीक है, ये है हमारा भारत, और यहाँ पे है ये समुद्र, ये क्या है, ये है समुद्र। तो जब हमारे भारत के आसपास समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, तो इसकी जो जलवायु है भारत की वो कैसी होगी, ठंडी होगी। ठंडी क्यों होगी, क्योंकि जो हवाएं हैं वो इस समुद्र से होते हुए आ रही हैं, ठीक है। और मान लो कि भारत के आसपास कोई पानी है ही नहीं, कोई समुद्र, कोई ज़्यादा बड़ा पानी का एरिया है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे ठंडी हवा आ पाएगी, नहीं आएगी। तो यानी कि समुद्र से एक स्थान की जो दूरी है वो भी डिपेंड करती है। समुद्र के पास जितने स्थान होंगे वहाँ पे जलवायु थोड़ी कोल्ड होगी, और जो समुद्र से दूर होंगे वहाँ पे जलवायु थोड़ी हीट होगी, गर्म होगी। इसके अलावा महासागरीय धाराएं हैं, कैसे, किसी तटीय क्षेत्र की जलवायु दशाएं वहां से गुजरने वाली गर्म और ठंडी धाराओं को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ठंडी या गर्म धारा अपने स्वभाव के अनुसार तटीय पवनों की प्रकृति को बदलते हैं और जलवायु को प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी एरिया जो तटीय है, ठीक है, तट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा इंडिया है तो इधर ये वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, तो ये सब क्या है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये सब तटीय इलाके हैं। तो जब यहाँ पे ठंडी गर्म हवा चलती है तो वो इस एरिया की जलवायु को बदल देती है ना, ये चीज़ है। और फिर 5वां आता है बच्चों, पृथ्वी का धरातल व स्थलीय स्वरूप। अर्थात स्थलीय स्वरूप जैसे कि ऊंचे पर्वत, ठीक है, ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म पवन, ठंडी और गर्म पवनों के लिए बाधक बनकर वर्षा क्षेत्र बनाने का कारण होते हैं। अपनी ऊंचाई और आकार के कारण ये पवनों को रोककर किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं ये ठंडी और गर्म जलवायु के हिसाब से पवन को रोकती हैं और उस जगह की स्थान को, जलवायु को बदल देते हैं। वायुदार और पवन तंत्र भी इसका एक रीजन है। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने यहाँ पे सारी चीजें समझा दी हैं, ठीक है। तो भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। अब समझिए इसके अथवा वाला प्रश्न, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसके मध्य अंतर बताओ। तो बच्चों वेस्टर्न घाट 5 नंबर में अलग आ सकता है, ईस्टर्न घाट 5 नंबर में अलग आ सकता है। तो ध्यान से इसको समझे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये 3-3 नंबर में वैसे आ सकते हैं पेपर में। तो पहले बात करेंगे पश्चिमी घाट की, फिर बात करेंगे बच्चों पूर्वी घाट की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट दक्कन के पठार इसका पश्चिमी किनारा बनाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो दक्कन के पठार है इसके पश्चिमी किनारा बनाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर सतत श्रृंखला है जिसे केवल दर्रों से पार ही किया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बदलती है, ठीक है। और साथ ही सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी 2695 मीटर है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये है हाँ, ये है इंडिया का वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये है, ये जो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ ना, ये वाला, तो ये है इंडिया का कौन सा, वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा बनाते हैं, ठीक है। इनकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 900 से लेके 1600 मीटर। कितनी, 900 से लेके 1600 मीटर, ठीक है। और जैसे जैसे
ये यहाँ से नॉर्थ से ये धीरे 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 करके साउथ की तरफ आएंगे, वैसे ये और ज़्यादा इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर जो है यहाँ का वो है अनाईमुड़ी, जो कि 2695। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। अब समझिए पूर्वी घाट को। ठीक है, कौन से? पूर्वी घाट को। तो बच्चों पूर्वी घाट की जब हम बात कर रहे हैं तो पूर्वी घाट दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया हमारा बच गया ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला है हमारा ईस्टर्न यानी कि पूर्वी घाट, जो कि दक्कन का पूर्वी घाट किनारा बनाते हैं। पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर असतत श्रृंखला है जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी नदियां होती हैं वो कहाँ गिरती हैं? इसके माध्यम से यहाँ पे जो हमारी बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे गिरती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई मानी जाती है केवल 600 मीटर और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है बच्चों महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। तो याद रखें, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है और ये है 1501 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने अपने दोनों ही टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन दोनों को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, ओशियन करंट्स एंड अर्थ सरफेस एंड टेरेस्ट्रियल, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट के बारे में आप ये सारी बातें पढ़ें। ठीक है, फिर आएगी बात यहाँ पे ईस्टर्न घाट की, तो उसके बारे में आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनकी शक्तियां क्या हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलो बच्चों देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं उनकी शक्तियां। बच्चों चिंता मत करो, अभी 5 मिनट के अंदर आपको मैं 2 मिनट का ब्रेक दूंगा। ठीक है, फिर आप थोड़ा आराम करें, फिर हम पेपर को शुरू करेंगे दोबारा से। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, पहले हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, देखो पूरे देश में जो भी सरकारी गतिविधियां हैं ये राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, क्योंकि कोई भी बजट पास करना है, कोई भी कानून लागू करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति के चाहिए होते हैं साइन। ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो इसी के नाम पे होती है। सभी प्रमुख फैसले, प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही सभी प्रमुख फैसले और नियुक्तियां लेता है। हालांकि वो बात अलग है, प्रधानमंत्री की सहायता से काम करता है, लेकिन भाई नाम तो राष्ट्रपति का ही होता है ना, साइन तो उसी के होते हैं। इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं ये कभी कभी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद भी बनवाता है राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी बिल को कानून बनाता है। ठीक है, यानी कि उसके हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं किसी भी बिल को कानून बनने के लिए। इसके अलावा भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है और साथ ही राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, यानी कि राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते हैं, बल्कि हम जिन्हें चुनते हैं, हम संसद सदस्यों को चुनते हैं, तो संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाएं मिलकर इसका चुनाव करती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के ये कार्य हैं और ये इसकी शक्तियां हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम अथवा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायपालिका के द्वारा जारी किए गए रेटों का वर्णन करें। बहुत जरूरी प्रश्न है बच्चों, इसमें से 2-2 नंबर के 4-5 क्वेश्चन निकलेंगे आपके, बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके बारे में। चलिए अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएं। आपको बताना यह है कि भारतीय संविधान में बताया गया ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है।
आर्टिकल यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से ये अधिकार जो है वो किस नंबर पे आता है। 6 में से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, छठे नंबर पे, पांचवे की किस नंबर पे आता है ये भी बताएं, और किस अनुच्छेद में आता है ये भी बताएं। जल्दी से जल्दी कमेंट करें बच्चों, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इस वीडियो को। चलो समझिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो बच्चों, हमारे भारतीय संविधान के जनक, ठीक है, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय का है। बच्चों ध्यान से समझ लो, 4 एमसीक्यू पूरे होंगे आपके, ध्यान से समझिए, पेपर में पूछा जाए भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किस अधिकार को कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। और ये संज्ञा किसने दी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला एमसीक्यू, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, अंबेडकर जी को, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, कौन सी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर जी, ठीक है ना, याद रखें इस बात को। चलिए आगे देखेंगे। तो इस अधिकार के तहत जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, और उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है, ये दोनों ही कोर्ट्स मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, लागू कराने के मामले में दिशा निर्देश, विशेष आदेश जारी करती है, जिसे रिट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रिट होते हैं, विशेष आदेश, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, अगर हनन होता है उसे रोकने के लिए, उसके लिए विशेष आदेशों को रिट कहा जाता है, ठीक है। अब पहला रिट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस ने, ठीक है, कानून ने किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया है, बंदी बनाया हुआ है, तो उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। फिर मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करेगा, अगर बेगुनाह होगा तो छोड़ दिया जाएगा, बाकी उसकी जांच होगी फिर, ठीक है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मान लीजिए आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है, कोई पुलिस वाला, ठीक है, या फिर किसी को भी, वो उसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक रखता है, तो आप एक अपील कर सकते हो न्यायालय में, सीधा सुप्रीम कोर्ट में, कि मुझे बंदी बना के रखा गया है, मुझे न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि नियम क्या कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या कहता है कि हमें सिर्फ 24 घंटे तक जेल में रखा जा सकता है, उसके अलावा फिर हमें जज के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है परमादेश। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई सरकार का पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ढंग से नहीं करता है, तो उसे आदेश दिया जाता है कि तुम अपने कर्तव्य का सही से पालन करो। फिर प्रतिषेध लेख है, यानी कि देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये क्या करेंगी, अपने नीचे की जो न्यायालय है उसमें जब भी कोई मामला चल रहा हो जो उनके लेवल का नहीं है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, वो ऐसे केस की सुनवाई कर रही है जो कि स्टेट लेवल का है, तो जो हमारी उच्च न्यायालय वो क्या करेगी, वो इससे मुकदमा अपने पास मंगवा लेगी, ठीक है। तो प्रतिषेध लेख ये होता है, या फिर उसे किसी दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकती है, और सेम यही हाई कोर्ट करती है उच्च न्यायालय के लिए, ठीक। फिर आता उत्प्रेक्षण लेख, अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी आधिकारिकता उल्लंघन करने से रोकना, और अधिकार परीक्षा लेख, अर्थात असंवैधानिक रूप से पद ग्रहण करने पर आदेश जारी होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति धांधलीबाजी करके, चीटिंग करके, या फिर घूस देके किसी पद पे जाके बैठ जाता है, वो उसके योग्य नहीं होता है, तब उसके खिलाफ इस आदेश को जारी किया जाता है, फिर पूरी कार्रवाई और जांच होती है, ठीक है। तो ये हैं बच्चों वो सारे के सारे रिट जो कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जारी करते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें कि डिस्क्राइब दी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से बच्चों, ये रहे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ये सारी बातें हैं, आप यहाँ से जरूर से पढ़ें। फिर डिस्क्राइब द रिट्स इश्यूड बाय द जुडिशरी अंडर द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़िए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है, ठीक है।
भीमराव अंबेडकर जी की बात, फिर रेटों की बात आएगी, हॉबियस कर्पस, ठीक है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ठीक है, कॉटरी एंड कोवोरंटो, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने इस पेपर का जो हमारा एक सेकेंड, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ गया, हाँ, हमारा जो खंड नंबर घ था बच्चों, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो के अंदर, ठीक है, 1 घंटा होने वाला है, 4-5 मिनट में हमने इसे पूरा अच्छे से समझ लिया है, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन, ठीक है। वैसे 8 हो जाते हैं, 4 थे हर एक में अथवा, इसलिए, ठीक है। अब इससे पहले कि आपको मैं अगला सेक्शन शुरू करवाऊं, ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसे समझें। देखिए, अब यहाँ पे है हमारा 5वां खंड केस आधारित प्रश्न का। कौन सा? केस आधारित, यानी कि जिसमें हमें केस दिया जाएगा, केस इन द सेंस स्रोत आधारित। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 34वां दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 4 नंबर में। तो क्या हमें स्रोत को पढ़ें बच्चों? क्योंकि स्रोत को पढ़ेंगे तो हमें टाइम तो लगेगा, लेकिन तैयारी अच्छी होगी मेरे हिसाब से। तो चलो एक काम करते हैं, स्रोत को पढ़ते हैं, 2 मिनट लगेंगे, स्रोत को पढ़ते हैं। देखो हुआ क्या, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी में जनसंघर्ष शुरू कर दिए गए, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में जनसंहार हुआ। इस युद्ध में मारे गए लोगों में तकरीबन 60 लाख यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, और साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मनी नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था, ठीक है। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नासियों को ही मौत की सजा दी थी, बाकी आरोपियों में बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नासियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। जो जनसंहार नासियों ने जर्मनी में किया वो उनके लिए उनकी सजा के मुकाबले कुछ भी नहीं था। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड थोपना नहीं चाहते थे जिस तरह का पहले विश्व युद्ध में जो वर्षा की संधि थोपी थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हानि हुई है, इसको लेकर पेपर में आपका 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हानियां हुई थी। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसी में आएंगे हमारे क्वेश्चन, जैसे कि देखो, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, ठीक है, इसमें मित्र और धुरी शक्तियों के नाम लिखे। तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक। अब इसमें मित्र शक्तियां कौन सी थी? मित्र में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका था। धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 थी। तो मित्र और धुरी शक्तियां। अब इसमें एक शब्द यूज हुआ है नात्सी, ठीक है। तो नासी शब्द का विस्तार से वर्णन करें। ये 2 नंबर में लगा सकता है। नासी शब्द क्या बच्चों? तो नासी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाशियोडाल से प्रारंभिक अक्षरों से लेकर बनाया गया है, ठीक है। नाशियोडाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नासी कहा गया। तो नासी बेसिकली शब्द क्या है? दरअसल ये हिटलर की पार्टी की पहला शब्द जो है उसी का नाम है, इसीलिए इन पार्टी के लोगों को नासी कहा गया। अब क्या क्वेश्चन है? दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने नरसंहार में कैसे लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा? यानी कि जर्मनी में है दरअसल, ठीक है। जर्मनी में जनसंहार में कैसे लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा? तो कैसे लोगों को? 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को मारा गया। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए
70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार डाला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बच्चों इसके बारे में जो आपको यहाँ पे समझ में आई। चलिए अब इसी को इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लेंगे बच्चों कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपका यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, आप चाहें तो इसे यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको मैं सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक ही बार में। तो क्वेश्चन पहला है कि राइट द नेम्स ऑफ द अलाइंड एंड एक्सिस पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अलाइंड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए है। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान है। फिर नाजी वर्ड को डिटेल में आपको समझाना है। और हाउ डिड जर्मनी स्टार्ट किलिंग पीपल एंड मैस इन यूनिक अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बारे में ये चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 35। और प्रश्न 35 भी हमारा स्रोत आधारित है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये स्रोत है बच्चों वैश्विक निर्धनता के ऊपर। ठीक है, किस पे आधारित है? वैश्विक निर्धनता के ऊपर। तो इसे भी ध्यान से समझिए। देखो ये आपका बेसिकली इकोनॉमिक्स से है और ये प्रश्न जो है ना अलग से 5 नंबर में आ सकता है। कैसे आ सकता है बच्चों? आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में निर्धनता के जो परिदृश्य हैं, निर्धनता की जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं उसे बताइए। तो यहाँ पे पता है क्या होगा? एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यू हो जाएंगे और आपका सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, स्रोत आधारित ये प्रश्न भी हो जाएगा। तो ध्यान से इसको पढ़ें, समझें। देखो बच्चों विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, ठीक है, कितनी? विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार हम बात करें तो प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, तो विश्व देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% तक हो गया था। यानी कि 2015 तक निर्धनता थोड़ी कम हुई। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इसमें बहुत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। हालांकि हमने देखा कि वैश्विक निर्धनता में तो गिरावट आई है, लेकिन क्षेत्रीय भिन्नताएं हो गई। जैसे तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चाइना, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे यहाँ पे निर्धनता में विशेष कमी आई। ठीक है, जैसे चीन में निर्धनताओं की संख्या 1981 के तकरीबन 89% से घटकर 2008 में मात्र 15% बची। ठीक है, और 2019 में केवल 1% रह गई। दक्षिण एशिया के देश जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पे निर्धनताओं की संख्या में इतनी ही तीव्र गिरावट रही है। जैसे 2005 में जहाँ 34% थे तो वहीं 2014 में 15% बचे। निर्धनता के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है। 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274 मिलियन ही रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ये चीजें हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व में निर्धनता का परिदृश्य कैसा है तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? आपको सिर्फ और सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को लिखना है। ठीक है, चलो अब हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 1990 और 2005 के बीच वैश्विक निर्धनता के स्तर में कितनी गिरावट आई? तो कितनी गिरावट आई थी बच्चों? 1990 में वैश्विक निर्धनता का अनुपात था 30% और 2015 में कितना हो गया? 10%, यानी कि टोटल 20% की गिरावट आई। चाइना में निर्धनता का स्तर 1981 से 2019 में कैसे बदला? तो 1981 में था 88.3, 2008 में हुआ 14.7 और 2019 में केवल 0.6% बचा। दक्षिण एशिया में निर्धनता के स्तर में कितनी गिरावट आई? तो दक्षिण एशिया में 2005 में निर्धनता का परसेंटेज था 34 और 2014 में घट के रह गया मात्र 15%। ठीक है, और जो गरीब लोग थे इनमें भी कमी आई। ओके, तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए कि ग्लोबल पॉवर्टी इस जो स्नेरियो है वर्ल्ड लेवल पे, उसके बारे में आपको ये पॉइंट, ये पैराग्राफ पढ़ना है और फिर इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहे। ठीक है, कि हाउ मच डिड ग्लोबल पॉवर्टी लेवल्स चेंज बिटवीन 1990 एंड 2015 एंड हाउ डिड पॉवर्टी लेवल्स चेंज
इन चाइना बिटवीन 1981 टू 2019? हाउ मच पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन इन साउथ एशिया? ठीक है, सभी के आंसर पॉइंट में दे दिए गए हैं। चलिए अब हम अपने स्रोत को पढ़ते हैं, इस वाले को, जो कि काफ़ी बड़ा भी है, और ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। वैसे 1 घंटे से ज़्यादा हमें हो चुका है, कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट और लगेंगे, पूरा पेपर हम समझ लेंगे अच्छे से। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी कि आप अभी तक इस पेपर को ढंग से समझ रहे हैं। ठीक है, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर लो। ठीक है, एक बार खुद अपने लिए क्लैपिंग करो, मोटिवेशन लो कि हाँ हमने 1 घंटे तक लगातार इस पेपर को समझा है। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी क्लैपिंग, आप भी अपने लिए क्लैपिंग कर लो फटाफट से। ठीक है, क्योंकि एक 9वीं के बच्चे का इतनी देर टिके रहना एक काबिले तारीफ बात है। ठीक, चलो तो 36 को देखते हैं। स्रोत को पढ़ें, मेरे साथ आप भी पढ़ें और समझने का प्रयास करें। देखो बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, और जनता के द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि किसी लोकतंत्र जिसमें कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हिस्सा होता है राजनीतिक कार्यपालिका का। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? जिसमें जनता जो है वो चुनती है खास अवधि के लिए, जैसे 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो कि बड़े फैसले लेते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक सेवक कहते हैं। जैसे IAS IPS जो लोक सेवाओं में लगे होते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट होते हैं जिन्हें हम नौकरशाह भी कहते हैं। ठीक है, वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये लोग हमेशा अपने शासन पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं। यानी कि नौकरशाह, सिंपल सी बात है, कोई यूपीएससी के एग्जाम के लिए करने के बाद में ही तो बनता है, तो सिंपल सी बात है, ये काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। उन्हें विषय की अधिक महारत हासिल और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में कार्य करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा होती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है। ठीक है, इसके अलावा रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ठीक है, खदानें आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं और हाँ, मंत्री लोगों के द्वारा चुना गया होता है और इस तरह से उसे मंत्री जो है वो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। इस तरह से जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले नतीजों के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री ही सारे फैसले करता है। ठीक है, तो दरअसल यहाँ पे क्या बातें हैं, यहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के जो 2 हिस्से हैं, एक राजनीतिक और एक क्या बोलते हैं स्थायी या फिर जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, वो इसी के बारे में बातें हैं। क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन कि एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो देखो बच्चों, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक कार्यपालिका एक विशिष्ट अवधि के लिए लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका एक विशिष्ट अवधि के लिए, 5 साल के लिए लोकसभा, राज्यसभा 2 साल के लिए, इस तरीके से चुनते हैं हम लोग, और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन गैर राजनीतिक कार्यकारी, जिन्हें हम स्थायी कार्यकारी या फिर सिविल सेवाओं के रूप में भी हम जानते हैं, ये दीर्घकालिक आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और दिन प्रतिदिन के प्रशासन को पूरा करने में उनकी सहायता करने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यपालिका के पास गैर राजनीतिक कार्यपालिका की तुलना में अधिक शक्तियां क्यों होती हैं? यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं ना, नेता, इनके पास में ज़्यादा पावर होती है, जबकि जो गैर राजनीतिक कार्यपालिका है यानी कि जो सिविल सर्वेंट है, इनके पास में कम पावर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसके पास में ज़्यादा पावर है गैर राजनीतिक के मुकाबले, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं इसलिए, और साथ ही ये उनकी ओर से, लोगों की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने के लिए सशक्त होते हैं। ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं।
राजनीतिक कार्यपालिका अंततः लोगों के निर्णयों के सभी परिणामों के लिए जवाबदेह भी होती है। तीसरा बच्चों, राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर है, नेता हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया उसके परिणाम के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये विशेष रूप से निर्वाचित मंत्री अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका जब कोई निर्णय लेती है तो उसके लिए स्वयं वही जिम्मेदार होती है, ठीक है। और जनता के प्रतिनिधि के रूप में वे अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जनता के प्रति भी जवाबदेह होते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं आप इसे यहाँ से पढ़ लीजिए बच्चों। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दो तरीके की एग्जीक्यूटिव होती है, एक होती है पॉलिटिकली, ठीक है, और एक होती है जिसे हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट वाला एग्जीक्यूटिव। अब इसके बारे में क्या क्या बातें हैं वो यहाँ से पढ़ें सारी चीज़ें, ठीक है। और रही बात इन तीनों क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और फिर व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन अ नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एंड द लास्ट वन कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजंस मेड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने अपने पांचवें खंड यानी कि ई वाले सेक्शन को, जिसमें हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन थे, ये भी हमने पूरे समझ लिए, ठीक है। तो क्या आप तैयार हो बच्चों अपने मैप वाले सेक्शन को समझने के लिए? क्योंकि मैं तो फुल एनर्जी से भरा हुआ हूं और आपको अच्छे से समझाने के लिए, बस आप पेशेंस रखें और ध्यान से इसको समझें, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं कि इस पेपर का हमारा सबसे आखिरी खंड, ठीक है, जो कि छठा खंड है, खंड नंबर 4 मानचित्र आधारित प्रश्न, वो हमारा यहां से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा मैप है बच्चों, ये रहेगा 5 नंबर का, जिसमें से 2 नंबर का मैप हमारा हिस्ट्री से रहेगा और 3 नंबर का मैप हमारा ज्योग्राफी से रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, हिस्ट्री के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 5 नंबर, ताकि आप अच्छे से पूरे नंबर लेके आएँ, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए भी एक अलग वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और मैप की वीडियो की लिंक आपको मैं आई बटन में भी दे दूंगा अच्छे तरीके से समझाने के लिए, ताकि आप मैप में पूरे नंबर लाएं। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए 37 का ये हमारा ए पार्ट है कि विश्व के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी अंकित किए गए हैं। इन दोनों स्थानों की पहचान कीजिए और विशेषताओं के आधार पर करनी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, ये है हमारा मैप। अब इस मैप में ये जो हमारा ए शब्द दिया गया है और ये बी दिया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ए जो है ये क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक केंद्रीय शक्ति, यानी कि अ सेंट्रल पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो सेकंड है बी वाला जो दिखाया गया है ना अमेरिका में, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक मित्र शक्ति है, यानी कि अ फ्रेंडली सुपर पावर ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो बच्चों जो हमारी केंद्रीय शक्ति है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे ये दिख रही है ए के अंदर, ये कौन सी है? अगर आपको मैं से जूम करके दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे अच्छे से शायद से, ठीक है। देखो ये बेसिकली कौन सा मैप है? ये मैप जो है ना, ये वाला मैप, ये है आपका फ्रांस का मैप। नहीं फ्रांस नहीं, यूरोप का मैप है दरअसल, ये यूरोप का मैप है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको जगह बता देता हूं कि कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे, फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे कि ये वाली आपकी जो जगह है बच्चों, ये वाली, ये है आपका फ्रांस, ठीक है, ये आपका फ्रांस है। ऊपर में ये वाली आपकी जो जगह है बच्चों, ये है इंग्लैंड, ठीक है। मैप को ध्यान से समझ लें आप, ये है आपका इंग्लैंड, ठीक है। फिर ये आपकी जो जगह है ये वाली, ये है इटली। ये जगह कौन सी है? इटली। इसके नीचे ये जो छोटा पार्ट है ये है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया साम्राज्य, ठीक है। और ये है आपका क्या बोलते हैं, जो ओटोमन साम्राज्य था, तुर्की आ जाता है, ठीक है। ये तुर्की है या फिर ये है, अभी कंफर्म नहीं है, बाकी इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ए है बच्चों, ये है जर्मनी,
क्या है, ये है आपका जर्मनी। और अगर हम इधर आगे की तरफ इधर आते हैं, ये जो बी आपको दिया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक क्या था हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रेंडली पावर, ठीक है, फ्रेंडली। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका अमेरिका, ठीक है, क्या है ये है अमेरिका। अब इसी को मैं छोटा कर दूं ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। देखो, अब इसे छोटा कर दिया मैंने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, ओके। और इसी को भरा हुआ देखना है तो यहां से देख लो बच्चों, ए क्या है, ए है हमारा जर्मनी और बी है यूएसए यानी कि अमेरिका। तो ये मैप आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे मैप हैं, जैसे जैसे आपको हम 5 से 7 जो सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे वैसे वैसे आपको सारी जगह पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अपने बी वाले मैप को। और बी वाला मैप क्या है कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको इन तीनों को अंकित करना है और उनके नाम लिखने। दरअसल ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य का आपको इसमें दर्शाना है, ठीक है। जैसे ये ए जो दिया हुआ है, ये ए, ठीक है, ये क्या है, ये राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है, ठीक है। ये राज्य कौन सा बच्चों, ये राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये राज्य कौन सा है, ये है छत्तीसगढ़। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों कि गंगा का उद्गम स्थान, तो गंगा का उद्गम स्थान क्या है बच्चों, उत्तराखंड में और गंगोत्री हिमनद से। और गंगोत्री हिमनद कहाँ पे बच्चों, इस बीच वाली जगह पे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। तीसरा प्रश्न बच्चों, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील है बच्चों सी यानी कि उड़ीसा में, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे बच्चों, चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में, ओके, कहाँ पे, उड़ीसा में। और सबसे आखिरी 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो 2011 के अनुसार जो यूपी है ये सबसे अधिक जनगणना वाला राज्य है। अब इन सभी को मैं आपको एक बार भर के दिखा देता हूं। तो भरा हुआ मैप ये रहा, देखो बच्चों, ठीक है। बी क्या है, गंगोत्री हिमनद है, ठीक है, उत्तराखंड में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है जो कि ये है हमारा। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है और चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको मैं थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैप के बारे में, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझें ताकि आप जो है मैप में और भी थोड़ा अच्छे से मार्क्स ला सकें, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैप आपको मैं समझाने वाला हूँ, बस आप ध्यान से देखें। दरअसल पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क जो रेखा है, कर्क रेखा, इससे होके गुजरने वाले 8 राज्य हैं, ठीक है, 8 राज्य, वो कौन कौन से हैं। तो एक रेखा बनाता हूं, फिर आपको मैं उन सभी के नाम बताऊंगा, ठीक है। आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझें। देखो, कर्क रेखा जो है वो भारत के सबसे पहले इस राज्य से होके गुजरती है, फिर ये इस राज्य से, और फिर ये इस राज्य से, और फिर इस राज्य से, फिर यहाँ से, ठीक है, फिर ये और फिर ये, टोटल 8 राज्य। अब कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ये है आपका गुजरात है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है, ये है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और ये आपको मैंने अभी बता ही दिया है छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये है झारखंड, ये है आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और ये तो खैर बांग्लादेश है, ये है आपका त्रिपुरा, और ये सबसे नीचे जो है ये आपका मिजोरम है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य में जो कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो कर्क रेखा से ये राज्य होकर गुजरते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आशा करता हूं कि आपको मैप भी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 9th के अपने सोशल साइंस यानी एसएसटी के एनुअल फाइनल एग्जाम के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी कि सैंपल पेपर 4 है
इसके पार्ट 2 को भी समझ लिया है और आशा करता हूं बच्चों इस पार्ट 2 के अंदर हमने 3 नंबर के, 5 नंबर के, 4 नंबर के केस बेस्ड और जो भी मैप समझे हैं इन सभी से डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिली होगी आपके प्रिपरेशन में, आपके प्रैक्टिस में, आपके सिलेबस की रिवीजन में, है ना। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको कितनी हेल्प मिली इन वीडियो से। बाकी अब मिलेंगे आपसे अगले सैंपल पेपर नंबर 5 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो और वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपना, ये है मेरे कमेंट बॉक्स दरअसल, यहाँ पे अपनी राय बता सकते हैं और ये इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे सैंपल पेपर नंबर 5 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।